the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Sam Shazad and I am here to teach you biology class 9. Students, hope you are fine and doing good. हम लोगों ने अपने कल के लेक्चर में नॉन ऑर्गेनेली पार्ट्स जो हैं सेल के वो हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो शुरू हो रहा है ऑर्गेनेली से। अब हमने तकरीबन ये हमें पता होना चाहिए कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर एक ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, लेकिन हमारी बुक में जो ऑर्गेनेलीज हमने स्टडी करनी है वो 9 ऑर्गेनेलीज हैं। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? ये सेल में मौजूद ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वर्किंग फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, ये काम करने वाली जो फैक्ट्री आप इसको कह सकते हैं कि सेल में अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से सेल अपनी डिवीजन करता है, अपने आप को मेंटेन रखता है। तो सबसे पहली जो हमने ऑर्गेनेली आपकी बुक में दी गई है वो न्यूक्लियस दिया गया है कि न्यूक्लियस क्या है, हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। बातें हैं जो हमें जब न्यूक्लियस का लफ्ज़ आए तो हमें ज़हन नशीन होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम उनको याद करें बुक से और उसकी क्रैमिंग करें, उसके बगैर हमें चीज़ों को कुछ फहम होना चाहिए चीज़ों का। तो न्यूक्लियस की जब बात आएगी तो हमारे जहन में फ़ौरन सेल स्ट्रक्चर आना चाहिए कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर वाइज। प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो दरमियान में मौजूद नहीं होता, दरमियान में उसके वैक्यूल मौजूद होता है जहाँ पे वो अपनी खुराक स्टोर करता है। प्लांट सेल में बड़ा सारा वैक्यूल होता है दरमियान में जहाँ पे उसकी खुराक स्टोर होती है, न्यूक्लियस ज़रा साइड पे होता है। जबकि जो एनिमल सेल है उसके अंदर उसके स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस जो है वो दरमियान में मौजूद होता है। ये हो गया प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस। एक और बात हमें पता होनी चाहिए कि जो यूकैरियोट्स होते हैं वो उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड होता है, बिल्कुल वाज़े नज़र आता है यूकैरियोटिक सेल में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, उसका कोई वाज़े स्ट्रक्चर नज़र नहीं आता किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो न्यूक्लियस एक्चुअली हमें इससे इस बात से ये पता चला कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो आज हम स्टडी करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस कैसे मौजूद होता है, इसका क्या स्ट्रक्चर है और ये कैसे काम करता है। स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर, कल के लेक्चर में भी मैंने ये बात की थी कि न्यूक्लियर के सराउंडिंग में जो उसका इन्वेलप होता है वो काफ़ी सख्त हालत में मौजूद होता है। न्यूक्लियर इन्वेलप डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है जो जिसने न्यूक्लियस की बाउंड्री को घेरा होता है। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर वाली तरफ जो लिक्विड मटेरियल पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल पाया जाता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है जो कि एक डार्क स्पॉट होता है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बनते हैं। राइबोसोमल आरएनए मौजूद होते हैं राइबोसोम की फॉर्मेशन के लिए। राइबोसोम्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर, और न्यूक्लियोलस एक डार्क स्पॉट है जो न्यूक्लियस में मौजूद होता है। हमें पता है कि जहाँ पे राइबोसोम होते हैं वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का अमल होता है। उसके बाद इसी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, और ये कब वाजे होते हैं? ये इंटरफेज के दौरान, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इंटरफेज की स्टेट में क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं। और किस फॉर्म में नज़र आते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनका नज़र आता है न्यूक्लियस के अंदर, और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को। जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो किस किस चीज़ से मिलकर बनते हैं? 2 चीज़ों से मिलकर बनते हैं। क्या चीज़? एक डीएनए और दूसरा प्रोटीन। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब यहीं से एक और बात हमें मिलती है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं वो सिर्फ डीएनए से मिलकर बनते हैं। ये एक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल के क्रोमोसोम में और यूकैरियोटिक सेल के क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए ओनली। जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जो प्रोकैरियोट्स हैं, उनमें एक तो न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं होता और दूसरा क्या है कि क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए ओनली।
जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, इन दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। तो मैंने काफ़ी सारी बातें की हैं न्यूक्लियस के हवाले से, मैं इनको ज़रा दोबारा रिवाइज़ करता हूँ, आप मुझे गौर से सुनिएगा। चंद एक चीज़ें हैं जिसमें हमारा सारा टॉपिक क्लियर होता है, बस कुछ समझने की चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं न्यूक्लियर के आउटर स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, जो कि यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है। न्यूक्लियस उसके आउटर स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो वो न्यूक्लियर एनवेलप से मिलकर बनता है, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियर ऑर्गेनेली होती है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियर एनवेलप को बनाती है। न्यूक्लियर एनवेलप से अंदर इंटरनली अगर हम देखें तो वहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डार्क स्पॉट नज़र आता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। वो न्यूक्लियोलस एक्चुअली क्या है, जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है, जो एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, एक राइबोसोम्स का वहाँ पे मौजूदगी का बायस बनता है। राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो ये हो गया कि न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर एनवेलप, ये तीन चीज़ें इस तरह आपस में लिंक करती हैं। इसके बाद क्रोमोसोम्स की बात आती है कि क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और वो कब नज़र आते हैं, ड्यूरिंग इंटरफेस सेल डिवीजन के दौरान क्या नज़र आते हैं, हमें क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं। और किस फॉर्म में नज़र आते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में की फॉर्म में नज़र आते हैं, जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। लास्ट पे क्रोमेटिन की बात आ गई, और उसके बाद कुछ दो बातें बताई गई हैं प्रोकैरियोटिक सेल के हवाले से। वो क्या है, एक तो उसमें न्यूक्लियस वाज़ेह नहीं होता, न्यूक्लियस इज़ नॉट प्रोमिनेंट, और दूसरी बात क्या है कि क्रोमोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल के होते हैं वो सिर्फ डीएनए से मिलकर बनते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल के क्रोमोसोम होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ये चंद एक बातें हैं और इसमें हमारा सारा न्यूक्लियस का टॉपिक क्लियर होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली देखते हैं कि वो कौन सी है और उसमें क्या बात की जा रही है। स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनेली है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, जब भी हम लफ्ज़ सुने तो राइबोसोम का लफ्ज़ सुनते ही हमारे दिल में एक चीज़ आनी चाहिए फ़ौरन के प्रोटीन सिंथेसिस की बात की जा रही है। राइबोसोम्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है सेल के अंदर जिसका काम है कि प्रोटीन की सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाना। तो राइबोसोम खुद कैसे मिलके कैसे बनता है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है, दो चीज़ों से मिलकर बनता है, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड इक्वल अमाउंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम की सिंथेसिस करते हैं, किसके साथ मिलके, प्रोटीन के साथ मिलके। इस राइबोसोम के पैराग्राफ में यही बात सबसे ज़्यादा कीमती है कि राइबोसोम खुद बनता कैसे है। तो वो किस चीज़ से बनता है, राइबोसोमल आरएनए उसकी सिंथेसिस करता है, राइबोसोमल आरएनए उसकी सिंथेसिस करता है प्रोटीन के साथ मिलकर। तो ये इस तरह फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स होती है, और असल में प्रोटीन सिंथेसिस का काम ही सेल के अंदर किसका है, राइबोसोम्स का। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, ये जो ऑर्गेनेली है राइबोसोम्स, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती, और इसी वजह से ये यूकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है। बस डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि यूकैरियोटिक सेल में ये ज़रा लार्जर साइज़ की होती है और प्रोकैरियोटिक सेल में ये ज़रा स्मॉलर साइज़ की होती है ये ऑर्गेनेली। और लास्ट बात जो इसमें की गई है वो ये है कि जब एक राइबोसोम सही तरह काम नहीं करता तो वो डिसअसेंबल होके, वो अलग होके दो यूनिट्स में तब्दील हो जाता है, दो स्मॉलर यूनिट्स में। ये मैंने फिक्र लिखा है जो आपकी बुक में लिखा गया, तो ये आपने मिस नहीं करना इस बात को कि डिसअसेंबल्स इनटू टू स्मॉलर यूनिट्स। ये अगली क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि कैसे डिसअसेंबल होता है और किस तरह ये स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आपने इस बात को अपने लेवल तक याद रखना है कि जब भी एक राइबोसोम काम सही नहीं करता, वो फंक्शन सही परफॉर्म नहीं कर रहा होता, तो वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, डिसअसेंबल होता है इनटू टू स्मॉलर यूनिट्स। तो ये था जी हमारा राइबोसोम का टॉपिक। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली देखते हैं, उसमें क्या कहा गया है, वो कौन सी है। स्टूडेंट्स, हमारे पास अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का लफ्ज़ जब भी स्टूडेंट्स आप सुने तो आपके जहन में फ़ौरन से एनर्जी ऑफ द सेल की जब बात आए कि सेल के अंदर जो एनर्जी सेंटर है, जहाँ पे सेल के अंदर पूरे सेल में जो ताकत जहाँ से जा रही है, जहाँ से एनर्जी जा रही है, वो कौन सी जगह है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया वो प्लेस है जहाँ पे साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है,
एंड मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी रेस्पिरेशन है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है सेल्स की, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है पूरे सेल को। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात आई है इसमें। एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या मुराद है कि रेस्पिरेशन से क्या मुराद है, 9th क्लास में जब आप लोग आते हैं तो कम स्टूडेंट्स को इस बात का पता होता है कि रेस्पिरेशन किसको कहते हैं, और एरोबिक रेस्पिरेशन का तो ज़्यादातर को इल्म नहीं होता। रेस्पिरेशन का भी सही मानों में लोगों बच्चों को पता नहीं होता। तो एरोबिक रेस्पिरेशन से मुराद है कि रेस्पिरेशन, हम ये लफ्ज़ सुनते हैं तो हम इसका तर्जुमा समझते हैं कि सांस लेने के अमल को कहते हैं, लेकिन एक्चुअली सेल के हवाले से बायोलॉजी के अंदर रेस्पिरेशन की जो तारीफ़ है वो ये है कि खुराक का टूटना, ग्लूकोज का टूटना ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, हवा की मौजूदगी में खुराक का टूटना रेस्पिरेशन का अमल कहलाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या मुराद, एरोबिक का मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीजन शामिल हो, ऐसी रेस्पिरेशन, ऐसा खुराक के टूटने का अमल, ऐसा खुराक के न्यूट्रलाइज होने का अमल किसकी मौजूदगी में, एरोबिक एयर की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में खुराक का टूटना, उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये एक एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर। एक एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर के तौर पे सेल में काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। इसके इर्द गिर्द पहले एक मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद अंदर दूसरी मेम्ब्रेन होती है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। तो जो इसकी दूसरी मेम्ब्रेन है इसके अंदर, वो उसमें काफ़ी तहें होती हैं, उसमें काफ़ी इनफोल्डिंग्स होती हैं। उनकी जो अंदर वाली इनफोल्डिंग्स है उसकी वजह से उसका कुछ एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। इस सरफेस एरिया के ज़्यादा होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शंस की जगह ज़्यादा हो जाती है, और वो जो इनफोल्डिंग्स हैं इनर मेम्ब्रेन की, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रिस्टे कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टे। और क्रिस्टे की क्या डेफिनेशन दी गई है बुक में, इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया कि दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर और एक इनर। इनर मेम्ब्रेन में काफ़ी इनफोल्डिंग्स होती हैं, और उस इनफोल्डिंग्स की वजह से अंदर सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और उस सरफेस एरिया पे फिर रिएक्शन ज़्यादा होते हैं। और रिएक्शंस कौन से होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और खुराक टूटती है। और ये काम किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और अब लास्ट बात जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में है वो सिर्फ ये है कि इसका राइबोसोम्स और इसका डीएनए अपना होता है। इसके अंदर राइबोसोम भी मौजूद होता है, इसके अंदर अपना डीएनए भी मौजूद होता है, लेकिन वो किससे मुशाबियत रखते हैं, वो बैक्टीरिया से मुशाबियत रखते हैं। वो यूकैरियोटिक सेल की बजाय उनकी जो मुशाबियत है वो किससे है, बैक्टीरिया से है। बस इतनी सी बात है। ये मेरी बातों को आपने ज़रा गौर से सुनना है, आपका ये टॉपिक आपको कभी नहीं भूलेगा और इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी ऑर्गेनेली है, उसमें क्या बात की गई। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनेली है वो है प्लास्टिड्स। और प्लास्टिड हमने पढ़ने हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। बुक में जब हम स्टूडेंट अपने लेवल पे इसको किताब से पढ़ता है तो वो प्रेशराइज होता है, वो पजल होता है इन चीज़ों को पढ़ के, क्योंकि उसको सही तरह इन चीज़ों की समझ नहीं आती। इसलिए अगर आप इनको सही तरह समझ लें तो आपके लिए ये चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। इसलिए जब मैं आपको बात बताऊं उनके हवाले से, तो आप उसको अगर समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप इसके ऊपर बैठ के इसको बार बार याद करते रहें पूरा साल, और आप किसी परेशानी में मुब्तला हों। आप इन चीज़ों को समझें, ज़रा ध्यान से अपने दिमागों को इस तरफ मुतवज्जह रखें। तो ये बहुत आसान है प्लास्टिड, हमने इसको समझना है कि ये क्या चीज़ है। तो ये प्लास्टिड्स ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेली है जो सेल में फंक्शन करती है। और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लास्टिड्स जो ऑर्गेनेली है ये क्लोरोफिल से रिलेटेड है, ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, ये पौधों की खुराक बनाने से रिलेटेड है। तो जब पौधों की खुराक की बात आ रही है, फोटोसिंथेसिस की बात आ रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि प्लास्टिड फिर एनिमल्स में मौजूद नहीं हो सकती। ये किस किस में मौजूद होगी, ये प्लांट्स में और फोटोसिंथेटिक एल्गी में, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट यानी एल्गी में मौजूद होगी। इन दो चीज़ों में क्या मौजूद होगी, प्लास्टिड्स। अब हमें पहली बात क्लियर होगी कि फोटोसिंथेसिस की बात प्लास्टिड से रिलेटेड है, और प्लास्टिड्स क्या देती है एक्चुअली, ये क्लोरोफिल
देती है और क्लोरोफिल इससे रिलेटेड है। फोटोसिंथेसिस से ये प्लास्टिड्स रिलेटेड होती है, ये बात आपने जेहन में रख लेनी है। अब हम आगे इसका देखते हैं, आगे इसमें क्या बात की गई है। स्टूडेंट्स, इसकी 3 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब हम सबसे पहली टाइप इसकी पढ़ते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है और उसमें क्या फंक्शन है। तो क्लोरोप्लास्ट की जब बात करते हैं, जैसे हमने पिछली मेम्ब्रेन पढ़ी है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें हमें बताया गया था कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। इसी तरह ये जो प्लास्टिड है ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। इसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली है क्लोरोप्लास्ट। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो उसमें इनफोल्डिंग्स हैं और वो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। बोरिंग भी इसका तर्जुमा होता है, लेकिन हम थैलीनुमा स्ट्रक्चर इसको कह सकते हैं। तो वो जो इनर मेम्ब्रेन है वो मैनी इनफोल्डिंग्स बनाती है और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हम उसको थैलाकॉइड कहते हैं। और वो जो थैलाकॉइड होती है वो एक दूसरे के ऊपर तह बतह मौजूद होती है। एक दूसरे के ऊपर आपकी बुक में पिक्चर बनी है, आप उसको, आपकी बुक में डायग्राम बनी है, आप उसको देख सकते हैं कि वो स्टैक्स बने होते हैं, तहें बनी होती हैं प्लास्टिक के अंदर। वो जो तहें होती हैं उस एक एक सैक को हम क्या कहते हैं? थैलाकॉइड कहते हैं। ये थैलाकॉइड्स अरेंज होते हैं एक पैटर्न में और उस एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्टैक ऑफ थैलाकॉइड्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। ग्रेनम सिंगुलर और ग्रेना प्लूरल। वो जो स्टैक बनता है वो एक तरतीब बनती है थैलाकॉइड्स की, एक बंडल बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। तो हमने अपना इसका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। अब हम अगली बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, इसमें होता क्या है। ये वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है यूकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोटिक सेल की जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करती है? ये क्लोरोफिल प्रोवाइड करती है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का होता है और ये फोटोसिंथेसिस करवाती है। क्या चीज़? क्लोरोप्लास्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर था और ये इसका फंक्शन था। तो हम आगे देखते हैं कि इसकी दूसरी टाइप कौन सी है प्लास्टिड की और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। स्टूडेंट, जो सेकंड टाइप है इसकी प्लास्टिड की, उसका नाम है क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट एक्चुअली क्या है कि ये इसके अंदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं और फ्लावर्स और पेटल्स और फ्रूट को जो कलर देते हैं, ये सेल जिनमें प्लास्टिड मौजूद होती है, जिसमें क्रोमोप्लास्ट पाई जाती है, ये उस जगह पे पाया जाता है। कहाँ पे? जहाँ पे पिगमेंट की ज़रूरत होती है, जहाँ पे कलर किसी चीज़ को देने की ज़रूरत होती है। इसमें कुछ खास पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो फ्रूट्स पेटल्स को खास कलर देते हैं। इस कलर देने की वजह से 2 प्रोसीजर्स को, 2 प्रोसेसेस को मदद मिलती है। वो कौन कौन से हैं? वो पोलिनेशन और दूसरा डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स। इन शाइनी कलर्स की वजह से किस प्रोसेस को हेल्प मिलती है? पोलिनेशन को और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स को। तो हमें ये इससे पता चला कि कलर्स जो देने की जिम्मेदारी है प्लांट सेल के अंदर, वो किसकी है? क्रोमोप्लास्ट की। ये पिगमेंट्स रखती है और ये पेटल्स को और फ्लावर्स को कलर देती है और ये उन जगहों पर मौजूद होती है जहाँ पे प्लांट सेल्स को किसी भी अपने मौजूदा फ्लावर को, फ्रूट को कलर देने की ज़रूरत होती है, ये वहाँ पे मौजूद होती है। क्या? क्रोमोप्लास्ट। और थर्ड टाइप जो इसकी है वो है ल्यूकोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट जो प्लास्टिड की थर्ड टाइप है, इसकी क्या जिम्मेदारी है? एक तो पहली बात ये कि ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है। ये कलरलेस प्लास्टिड की टाइप है। इसका नाम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। और इसका मेन फंक्शन क्या है ल्यूकोप्लास्ट का? कि स्टोरेज ऑफ फूड। फूड की स्टोरेज प्लांट में जिस जगह पे होती है वहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होती है, क्योंकि इसका काम क्या है कि ये फूड की स्टोरेज करती है। स्टोरेज ऑर्गन है ये ल्यूकोप्लास्ट। जहाँ भी खुराक को स्टोर करने का काम होगा प्लांट में, वहाँ पे ये सेल्स पाए जाएंगे जिनमें ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होगी। कलरलेस स्टोर स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। बस इसमें यही था। हमारा प्लास्टिड का टॉपिक कंप्लीट हुआ।
हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपना जितनी ऑर्गेनाइज रह गई हैं उनको वो जो हमने अभी नहीं पढ़ी वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। और आज हमने अपनी 4 ऑर्गेनाइज को डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इन ऑर्गेनाइज से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइंस शुजात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।